अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रो लाइफ विद नाजिया। तो जैसा कि आज के टाइटल से आपको अंदाज़ा हो चुका है कि हम बात करने जा रहे हैं रिज्यूमे राइटिंग के ऊपर। रिज्यूमे राइटिंग एक ऐसा क्रिटिकल और सेंसिटिव टॉपिक है कि फ्रेश ग्रेजुएट हो आप या एक्सपीरियंस्ड हो, आपका किसी भी फील्ड से ताल्लुक हो, ये जो काम है रिज्यूमे राइटिंग का, सीवी लिखने का, ये हम सबको कहीं ना कहीं बहुत टीडियस लगता है और हम मोस्ट ऑफ द टाइम इस चीज़ को लेकर बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि क्या फॉर्मेट फॉलो किया जाए, सीवी के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, डिफरेंट सेक्शंस जो होते हैं उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, उसको किस तरह से लिखा जाए कि वो एक बेहतर रिज्यूमे कंसीडर हो जिसके थ्रू आपको एक इंटरव्यू कॉल जो है वो आ सके। और होपफुली कि आप सबको ये समझ आएगा, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश होगी कि थ्रू आउट द वीडियो मैं आपको बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपलेस्ट तरीके से एक बेहतरीन सीवी बनाने का तरीका बता सकूं। तो इस वीडियो के थ्रू फ्रेश ग्रेजुएट हों आप या एक्सपीरियंस्ड हो या आपका किसी भी फील्ड से ताल्लुक हो, अब सब लोग अगर इसको गौर से देखेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत बेहतरीन और बहुत इजी तरीका समझ आने वाला है एक सीवी लिखने का, एक बेहतरीन सीवी लिखने का। सो लेट्स स्टार्ट टू लर्न हाउ टू राइट अ रिज्यूमे। तो रिज्यूमे का जो फर्स्ट सेक्शन है वो एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, दैट इज कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर देखने में आता है कि बहुत इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, यानी कि एक बंदे की इतनी इन्फॉर्मेशन नादरा वालों के पास नहीं होती होगी जितनी कि आपकी सीवी में मेंशन की होती है। हालांकि उसका कोई बज़ाहिर ऐसा ताल्लुक नहीं है आपको आपकी जॉब का या हायरिंग मैनेजर्स का कि आपके बायोडाटा या अबावजदात के बारे में जानने का। सो खैर जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए पहले मैं वो आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो आपका नाम, जो कि सिर्फ फर्स्ट एंड लास्ट नेम होगा, जो आपकी कास्ट है या आपका कोई फैमिली नेम है, सर नेम है, ब्ला ब्ला ब्ला, वो इतना लंबा चौड़ा नाम लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेट्स कीप इट प्रोफेशनल। योर फर्स्ट एंड लास्ट नेम आप वो लिखेंगे और उसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो आप 18 to 20 रख लें, और आई विल प्रेफर कि आप कैलबरी फ़ॉन्ट जो है वो यूज़ करें और कोई फैंसी किस्म के फ़ॉन्ट्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एंड प्लीज़ टाइम्स न्यू रोमन बहुत ओल्ड हो चुका है, डोंट यूज़ इट। एंड फर्स्ट नेम आ गया। फर्स्ट नेम के बाद आपने एक ही लाइन में मेंशन करना है लोकेशन, योर कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल एड्रेस, और उससे नेक्स्ट लाइन पे आप मेंशन करेंगे अगर आपका लिंक्डइन है वो प्रॉपर अपडेटेड है तो उसका लिंक दे दीजिए। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं और आपका बहुत बेहतरीन अच्छा किस्म का पोर्टफोलियो बना हुआ तो आप उस पोर्टफोलियो का लिंक ऐड कर दें। तो लोकेशन से स्टार्ट करते हैं कि हमें किस तरह से एड्रेस लिखना चाहिए सीवी के अंदर। अक्सर देखने में आता है कि एक एक लाइन, दो दो लाइन के एड्रेस लिखे होते हैं, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं लगता। अगर आप सेम कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपना सोसाइटी का नाम दे दें, सिटी नेम दे दें, और सोसाइटी के नाम के साथ आप जो फेज़ है या जो ब्लॉक है वो ऐड कर दें, और सोसाइटी, सिटी नेम एंड दैट्स इट। अगर आप फॉरेन कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं उस केस में आप सोसाइटी या फेज़ नहीं लिखेंगे, यू विल जस्ट मेंशन योर सिटी नेम, your country name and that's it. So now let's move to the contact number. contact number में जो एक चीज़ मुझे थोड़ी सी मतलब समझ नहीं आती कि जब आपको पता है कि आप सेम कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं, इवन कि आप सेम सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको पाकिस्तान का कोड लिखने की क्या ज़रूरत है 92। आई मीन यू आर अप्लाइंग इन अ सेम कंट्री, तो आपको वो 92 के साथ तो कॉल नहीं करेंगे ना। तो आपका जो भी नंबर है, मोबाइल नंबर है, PTCL है, जो भी है, आप उसको एज इट इज़ मेंशन करें। हाँ, अगर आप किसी दूसरे मुल्क में अप्लाई कर रहे हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, तो फिर आप ज़रूर मेंशन करें कि डेफिनेटली वो आपको अगर दूसरे मुल्क से कॉल आती है तो वो कोड जो है वो 92 जो है वो ऐड करेंगे।
बट इफ़ यू आर अप्लाइंग इन सेम कंट्री, प्लीज़ डोंट ऐड दिस। अब बात करते हैं ईमेल एड्रेस की। ईमेल एड्रेस जो है वो प्रोफेशनल होना चाहिए, आपके निक नेम्स के ऊपर नहीं होना चाहिए, कोई डॉल प्रिंसेस टाइप चीज़ें नहीं होनी चाहिए, कोई मेहरू टाइप चीज़ें नहीं होनी चाहिए, राइट। अगेन आपकी सीवी जो है वो बहुत एक प्रोफेशनल एथिक्स और प्रोफेशनल वाइब्स को मद्देनज़र रखते हुए बननी चाहिए, क्योंकि उससे जो हायरिंग मैनेजर है वो उस सीवी को देख के आपकी थॉट प्रोसेस को काइंड ऑब्जर्व करता है। तो आप अपना नेम के साथ ईमेल एड्रेस बनाएं, अगर ऑलरेडी नहीं बना हुआ तो मोस्ट प्रोबेबली नेम के साथ मिल जाते हैं। अगर नहीं मिल रहा तो कोई डिजिट आप एक दो जो है वो एंड पे या मिडल में किसी तरह से ऐड कर लें, बट दैट शुड बी ऑन योर नेम। तो उसके बाद नेक्स्ट लाइन में अपडेटेड आपका लिंक्डइन है तो प्लीज़ प्रोफाइल का लिंक ऐड कर दें, या आपका बेहतरीन पोर्टफोलियो एक अपडेटेड पड़ा है किसी भी और लिंक के अंदर, किसी भी और लिंक के ऊपर, तो आप वो ऐड कर सकते हैं। बट अगेन दिस इज़ ऑप्शनल। अगर अच्छा पोर्टफोलियो बना है तो फिर ज़रूर ऐड करें, अगर इफ़ यू आर नॉट श्योर तो यू कैन स्किप इट फॉर। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर, विच इज़ कॉल्ड प्रोफेशनल समरी और ऑब्जेक्टिव। समरी किस केस में लिखा जाना चाहिए और ऑब्जेक्टिव किस केस में लिखा जाना चाहिए, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। तो अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं तो आप समरी नहीं लिखेंगे, आप ऑब्जेक्टिव की हेडिंग देंगे, ठीक है। और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो उस केस में आप समरी लिखेंगे, क्योंकि एक फ्रेश ग्रेजुएट का ऑब्वियसली एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो अभी अपनी गोल सेट कर रहा है, वो देख रहा है कि मुझे अपना किस तरह का प्रोफेशनल करियर जो है वो बिल्ड करना है, किस तरह से बनाना है, तो वो अपना वो विजन लिखेगा। वो किस तरह से लिखेगा उसकी अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। बट जो समरी है, समरी के अंदर डेफिनेटली आप अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, अपना टाइटल बताते हैं और अपनी अचीवमेंट्स के बारे में लिखते हैं। इसकी भी मैं आपको आगे जाके एक एग्जांपल जो है आपके साथ वो शेयर करती हूँ। सो समरी या ऑब्जेक्टिव लिखने से पहले मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि प्लीज़ इस सेक्शन में आपने जो कुछ भी लिखना है दैट मस्ट नॉट एक्सीड मोर देन 3 to 4 लाइन्स, क्योंकि बहुत लंबे चौड़े पैराग्राफ्स जो हैं वो हायरिंग मैनेजर्स नहीं पढ़ते। और इस सेक्शन की जो एक बहुत इम्पॉर्टेंस है वो ये है कि मोस्टली इसी सेक्शन को पढ़ने के बाद एक सर्वे के अकॉर्डिंग हायरिंग मैनेजर्स जो हैं वो 3 to 6 सेकेंड्स के अंदर अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हमें कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए कॉल करना है या नहीं करना। तो ये बहुत क्रिटिकल पार्ट है, बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपकी रेज्यूमे का। तो इसमें आप 3 to 4 लाइन्स से ज़्यादा नहीं, राइट। अब ये है कि अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं तो आपने किस तरह से लिखनी है, जो ऑब्जेक्टिव कैसे लिखना है। यू कैन मेंशन योर नेम एंड देन रिसेंटली ग्रेजुएटेड विद दिस टाइटल, जो भी आपकी डिग्री का टाइटल है। आगे आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे और आप लिखेंगे कि यू आर सीकिंग फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़, राइट। अब आपने जो 4 साल में जिस भी टूल के ऊपर, जिस भी स्किल सेट के ऊपर ज़्यादा काम किया, जिसके अंदर आपकी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ हैं, आप लिख दें कि 2 ईयर 3 ईयर आपने, लेट्स से कि अगर आप डिज़ाइनर हैं तो आपने एडोब इलस्ट्रेटर एंड फोटोशॉप के ऊपर काम किया है और डेफिनेटली आपके वेरियस प्रोजेक्ट्स होते हैं, उस पर आपको काम करना पड़ता है, डिफरेंट टूल्स यूज़ करने पड़ते हैं, तो आप वो मेंशन कर दें। और आप उसके साथ साथ जो है वो एंड पे आप अपना एक काइंड ऑफ मोटिव लिख दें कि लुकिंग टू ग्रो एज अ डिज़ाइनर एज वेल एज पॉलिश माई आर्ट स्किल, समथिंग लाइक एट दिस ऑर्गेनाइजेशन। जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप अप्लाई करें उसका नाम मेंशन कर दें, राइट। तो ये हो गया प्रोसीजर फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए। तो अब आ जाते हैं एक्सपीरियंस की तरफ। एक्सपीरियंस जो है वो इस सेक्शन को नाम देंगे समरी का, और वो कुछ इस तरह आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ कि किस तरह से एक एक्सपीरियंस्ड जो है वो अपनी समरी में लिखेगा। फर्स्ट यू विल मेंशन योर नंबर ऑफ एक्सपीरियंस, या आप टाइटल मेंशन कर लें। लेट्स से कि आप लिख देते हैं कि
you are IT project manager with 5+ years of experience in software development, और उसके साथ जो भी आपकी बेहतरीन दो या तीन, जो भी, मैं दो लिख दें काफ़ी होगी, 2 अचीवमेंट्स हैं, उसको एक बेहतरीन तरीके से मेंशन करते हैं. लेट्स से इन दिस केस के मैनेज्ड अ टीम ऑफ डेवलपर्स टू क्रिएट प्रोडक्ट्स फॉर सेवरल इंडस्ट्रीज सच एज फाइन टेक एंड HR टेक. और आगे आप अपना ऑब्जेक्टिव लिखते हैं, looking to leverage my experience in managing outsourced products as a product owner at XYZ company, जो भी आपकी कंपनी का नेम है. अगर आप चाहें तो इसके अंदर आप अपनी हार्ड स्किल्स को भी एक बेहतरीन सेंटेंस बनाकर ऐड कर सकते हैं, जहां पर आपने लिखा है कि एंड HR टेक के बाद लिख दें कि माई एक्सपर्टीज आर इन दिस राइट. उसके बाद आप अपना वो लिख दें जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरह से ग्रो करना, जैसे आप एग्जांपल देख रहे हैं यहाँ पे, राइट. तो ये हो गया सेकंड सेक्शन कंप्लीट. अब इसके बाद हम मूव करते हैं अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द समरी दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री. और फ्रेश ग्रेजुएट में आप उसको अचीवमेंट्स भी लिख सकते हैं. वैसे तो काफ़ी केसेस में जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं वो भी अचीवमेंट्स लिखते हैं, बट मोस्ट ऑफ द एक्सपर्ट्स सेज कि एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री इज़ अ बेटर हेडिंग फॉर द एक्सपीरियंस्ड. अचीवमेंट्स जो हैं वो आप लिख सकते हैं एज अ फ्रेश ग्रेजुएट, और जो उन लोगों का एक्सपीरियंस नहीं है अभी, वो तमाम लोग. जो आपने नहीं लिखना वो ये नहीं लिखना कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी क्या थी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसी चीज़ है कि वो रोल्स के साथ मोस्टली हर जगह सेम होती है. हायरिंग कंपनी है, जो नेक्स्ट कंपनी है, उसको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी पिछली ऑर्गेनाइजेशन में, इसके साथ कोई इतना कंसर्न नहीं है, क्योंकि उसके लिए मैटर ये करता है कि आपने उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हुए, उनको पूरा करते हुए आपने अचीव क्या किया, आपकी क्या कंट्रीब्यूशन थी टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. और जब आप मेंशन करेंगे अपनी बुलेट पॉइंट्स, तो उसमें 1 to 2 लाइन्स, नॉट मोर देन 2 लाइन्स, राइट. इससे ज़्यादा नहीं आपने लिखना. और किस तरह से लिखना है इसकी मैं एक छोटी सी एग्जांपल जो है वो आपके साथ शेयर करती हूँ. चाहिए समथिंग लाइक एक्सीडेड सेल्स टीम KPIs by 30+ फॉर 2 months, 3 months या 4 months, जो भी आपका एक्सपीरियंस है. ये एक सही तरीका है. बट यूजली लिखा क्या होता है, जनरेटेड लीड्स थ्रू कोल्ड कॉलिंग्स. मतलब ये बता नहीं रहा कि आपकी एफर्ट क्या थी, आप कितने % बेनिफिशियल था, उसकी ग्रोथ रेट क्या थी. इस एक लाइन के थ्रू ये समझ नहीं आ रही, राइट. तो आपने उसको मिनी स्टोरी करके लिखना है. सेम इसी तरह से जनरेटेड ओवर 24,000 इन सेल्स इन 1 month, एक एस्टिमेशन लगा रही हूँ. ये बेहतरीन तरीका लिखने का. और अगर आप इस तरह से लिखेंगे मैनेज्ड एग्जिस्टिंग कंपनी क्लाइंट्स, ये तो इस तरह से आपने अपनी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री के सेक्शन को कवर करना है. जो आपकी टॉप पर वो जॉब आएगी जो मोस्ट रीसेंट है, उसके लिहाज से बाकी सब नीचे जो है वो तो अगर आप तो अब बात करते हैं फ्रेश ग्रेजुएट्स की. फ्रेश ग्रेजुएट आप इस सेक्शन को जो है वो अचीवमेंट का नाम देंगे, और उसमें आप मेंशन करेंगे अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, उसमें आपकी क्या कंट्रीब्यूशन थी, आपने इंडिविजुअल किया था या आपने टीम के साथ किया था. देन आप मेंशन करेंगे कि आपके प्रीवियस सेमेस्टर्स के अंदर आपकी जो भी अचीवमेंट रही है, कोई बेहतरीन प्रोजेक्ट रहा है, कोई ऐसा टूल या लैंग्वेज आपने सीखी है, आप वो लिखेंगे. उसके साथ आपने जो इंटर्नशिप की है उसकी वो कितना ड्यूरेशन था, उसकी इंटर्नशिप की आउटकम क्या थी, क्या आपने सीखा, वो ज़रूर मेंशन करें. और अगर आपको ग्रेजुएट होते ही जॉब मिल गई तो बहुत अच्छी बात है. अगर नहीं मिली तो उस टाइम का बेहतरीन यूज़ करें. प्लीज़ लर्न समथिंग न्यू रिलेटेड टू योर फील्ड. कोई शॉर्ट कोर्सेज करें. और जब भी आप कोई ऑनलाइन कोर्सेज करते हैं या पर्सनली कहीं जाकर कोर्सेज करते हैं तो वो असाइनमेंट्स आपको देती हैं, वो फाइनल जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है उसके साथ एक प्रोजेक्ट देते हैं जो आपने लाजमी करना होता है. तो उस प्रोजेक्ट को बहुत ही मेहनत और बहुत ही इंटरेस्ट के साथ कंप्लीट करें कि जो आउटकम है वो आप उस
अचीवमेंट के सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हैं कि मैंने ये कोर्स सीखा, इसमें मैंने ये असाइनमेंट किया, ये प्रोजेक्ट किया, इसमें मुझे मेरी ये लर्निंग। तो हमने जो 3 सेक्शन डिस्कस किए हैं, किसी भी रेज्यूमे का, किसी भी सीवी का ये बेहतरीन और बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। इसी की बेस पे हायरिंग मैनेजर ने डिसाइड करना आता है कि वो आपको इंटरव्यू कॉल के लिए बुला रहे हैं या नहीं बुला रहे, राइट। उसके अलावा जो फर्दर 3 सेक्शंस हैं वो इम्पॉर्टेंट तो हैं, बट उसमें सच आपको कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ती। और उसमें जो 4th सेक्शन हम देखेंगे वो होगा, उसकी हेडिंग पहले मैं आपको बता दूं कि वो होगी रेलिवेंट स्किल्स की। ना तो आपने उसमें टेक्निकल स्किल का वर्ड लिखना है, ना आपने उसमें सॉफ्ट स्किल का वर्ड लिखना है, आपने रेलिवेंट स्किल्स लिखने हैं। और रेलिवेंट स्किल्स में 3 to 5 स्किल्स इनफ हैं। और उसमें सारे सॉफ्ट ना लिख दें या सारे टेक्निकल स्किल्स ना लिख दें, कुछ मिक्स एंड मैच करके लिखें। जो है 5th सेक्शन जिसके अंदर आपकी एजुकेशन आती है, आप की जो टॉप रिसेंट डिग्रीज हैं आप उसका जिक्र करते हैं। डेफिनेटली जो सबसे लास्ट पे है वो टॉप पर आएगी, फिर उसके बाद दूसरी मैट्रिक, इंटरमीडिएट, इस सबको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपकी टॉप 2 हैं आप उनको मेंशन करें। हाँ, अगर आपका कोई बड़ा वेल रिनाउंड प्लेटफॉर्म से आपकी सर्टिफिकेशन है, आपका डिप्लोमा है, यू मस्ट मेंशन। पर अगर आप छोटे मोटे शॉर्ट कोर्सेज या क्रैश कोर्सेज करते रहते हैं तो उनको ऐसा यहाँ मेंशन ना करें। वो आपकी जो ऊपर एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री या अचीवमेंट का सेक्शन आ रहा है उसमें एक मिनी काइंड ऑफ स्टोरी बनाकर आप लिख सकते हैं, राइट। और लास्ट सेक्शन जो है, अगेन दिस इज ऑप्शनल, आप इसमें कुछ न्यू है तो आप ज़रूर मेंशन करें, जिसमें आप कह सकते हैं कि लैंग्वेज उर्दू इंग्लिश के अलावा कोई और आपको आती है तो वो आप ज़रूर मेंशन करें। उर्दू इंग्लिश भी मेंशन कर सकते हैं। या आपकी बहुत कोई बहुत आपकी हॉबी है कोई। यूजली क्या होता है, हॉबी के अंदर हम लिख देते हैं क्रिकेट मैच, रीडिंग, बट जब आपका मैनेजर, हायरिंग मैनेजर आपसे क्वेश्चन करता है उससे रिलेटेड तो आप ब्लैंक हो जाते हैं। तो अगर आप वाकई में बहुत पैशनेट है अपनी उस हॉबी से रिलेटेड, देन डू मेंशन, अदरवाइज यू कैन स्किप इट फॉर नाउ। सो आई होप कि आपके माइंड में इस वीडियो के एंड तक एक बहुत ही बेहतरीन जो है वो एक स्केच बन गया होगा सीवी का, कि सीवी में क्या सेक्शंस होते हैं और किस ऑर्डर में लिखे जाने चाहिए और किस तरह से लिखे जाने चाहिए। अब आई एम श्योर आप लोग सोच रहे होंगे कि लेआउट या सीवी का जो फॉर्मेट होता है उसके बारे में तो हमने डिस्कशन नहीं की। ये तो वो चीज़ होती है जो सबसे पहले डिस्कस की जाती है, बट ये एक अलग से इटसेल्फ एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके ऊपर हम बात करेंगे आने वाली वीडियो में। आने वाली वीडियो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दुनिया भर में इस वक्त जो बेहतरीन कंपनीज हैं वो ATS फ्रेंडली फॉर्मेट के ऊपर सीवीज एक्सेप्ट कर रही हैं। उसके अलावा सीवीज एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं की जा रही। अब ATS क्या है, किस तरह से वर्क करता है, कौन सा ऐसा फॉर्मेट है जो दुनिया भर में फ्रेंडली ATS फॉर्मेट कहलाया जाता है, और उसकी फर्दर डिटेल्स जो हैं वो आने वाली वीडियो में आप सब लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर विद अदर्स। और अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, और जो कि ATS फ्रेंडली फॉर्मेट के ऊपर है। डेफिनेटली अगर आपका सही फॉर्मेट नहीं होगा तो आप कितना भी बेहतरीन कंटेंट लिख लें, वो उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि वो हायरिंग मैनेजर्स तक पहुंच सके। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।